फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1969 की फिल्म आराधना से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। 1954 में फेमिना मिस इंडिया बनी थी लीला नायडू। 1960 में उनकी पहली फिल्म आई। निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था। 1961 में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में अनुराधा को गोल्डन बियर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। अनुराधा की कहानी लिखी थी सचिन भौमिक ने। ये कहानी फ्रेंच नॉवलिस्ट गुस्ताव फ्लोबा के 1857 में आए सबसे पहले नॉवल मैडम बोवरी से इंस्पायर्ड थी। सचिन भौमिक ने बताया था कि जब अनुराधा की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी थी तब उससे फ्री होकर मैं अपने दोस्त पंचम यानी आर.डी. बर्मन को साथ लेकर एक फिल्म देखने गया। 1946 की ये अमेरिकन फिल्म थी टू ईच हिज ओन। आपको बता दें कि टू ईच हिज ओन के लिए एक्ट्रेस ओलिविया डी हैविलैंड को बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल का अकेडमी अवार्ड मिला था। सचिन भौमिक ने बताया था कि टू ईच हिज ओन देखकर मुझे आइडिया आया कि इस कहानी पर बहुत अच्छी नायिका प्रधान हिंदी फिल्म बन सकती है। मैंने इस कहानी का एक बेसिक प्लॉट तैयार किया और ऋषिदा को सुनाया। ऋषिदा को आइडिया बहुत पसंद आया। पहले ऋषिदा के दिमाग में आया कि सुचित्रा सेन को कास्ट करके फिल्म शुरू करते हैं। फिर सोच विचार किया कि हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस सुचित्रा सेन को कुछ खास पसंद नहीं करती। रिसेंटली सुचित्रा सेन की 2 फिल्में नहीं चली थी, जबकि दोनों फिल्मों में देव आनंद जैसा स्टार था, बम्बई का बाबू और सरहद। फिर ऋषिकेश मुखर्जी ने नुतुन को कास्ट करने की प्लानिंग की, पर नुतुन अपना परिवार आगे बढ़ा रही थी, मां बनने वाली थी। उसके बाद नरगिस फिर माला सिन्हा के बारे में सोचा गया, पर बात नहीं बनी। फिर वो फिल्म बन ही नहीं पाई। वो कहानी मेरे पास ही रही। कुछ साल बाद जब शक्ति सामंत की फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस की शूटिंग हो रही थी, तब मैंने ये कहानी शक्ति दा को सुनाई। उन्हें कहानी बहुत पसंद आई। साथ ही आपको बता दें कि शक्ति सामंत डबल रोल की ट्रायलॉजी बनाना चाहते थे, यानी 3 फिल्में। 1962 में चाइना टाउन, जिसमें शम्मी कपूर का डबल रोल था। 1967 में एन इवनिंग इन पेरिस, जिसमें शर्मिला टैगोर का डबल रोल था। इसके बाद तीसरी फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें हीरो का डबल रोल होना था। इस फिल्म को विदेशों में शूट करना था। इसका बजट भी ज्यादा होना था। इस बड़े बजट की फिल्म को बनाने से पहले शक्ति सामंत एक स्मॉल बजट फिल्म बनाना चाहते थे जो जल्दी तैयार हो जाए। ये आप सब जानते ही हैं कि डबल रोल वाली तीसरी फिल्म द ग्रेट गैम्बलर शक्ति सामंत ने बहुत साल बाद बनाई थी अमिताभ को लेकर, जो 1979 में आई। बहरहाल जब सचिन भौमिक की कहानी पर शक्ति सामंत ने छोटे बजट की फिल्म प्लान की तो ये क्लियर हो गया था कि इसका हीरो कोई बड़ा हीरो नहीं होगा, क्योंकि ये नायिका प्रधान फिल्म थी। शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना को फिल्म का हीरो चुन लिया। उन्होंने बताया था कि मुझे राजेश खन्ना का काम नासिर हुसैन की फिल्म बहारों के सपने में बहुत अच्छा लगा था। इसके साथ साथ राजेश खन्ना को चुनने की एक और वजह भी थी। राजेश खन्ना ने जो टैलेंट कॉन्टेस्ट जीता था वो फिल्म फेयर ने और कुछ प्रोड्यूसर्स के ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया था। प्रोड्यूसर्स के इस ग्रुप ने एक साझा बैनर बनाया था, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स। इन प्रोड्यूसर्स ने अपनी फिल्म में टैलेंट कॉन्टेस्ट जीतने वाले कलाकार को काम देना था। राजेश खन्ना के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि हर फिल्म के उनको 35,000 रुपए मिलेंगे। राजेश खन्ना ने इनके अलावा भी बाहर के प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने की इच्छा जताई थी, जो मान ली गई थी। यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के लिए शक्ति सामंत ने अपनी प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म के लिए राजेश खन्ना को साइन कर लिया। सचिन भौमिक की लिखी कहानी पर बनने वाली इस फिल्म का तब टाइटल था सुबह प्यार की। ये टाइटल एन इवनिंग इन पेरिस के गाने की एक लाइन से लिया गया था। रात के हमसफर थक के घर को चले, उस गाने में ये लाइन सुबह प्यार की बहुत बार आती है। आ रही है सुबह प्यार की। सचिन भौमिक ने बताया था कि मुझे याद है एक बार मैं इस फिल्म के लिए अपर्णा सेन से भी मिला था, पर बात नहीं बनी। उसके बाद शक्ति दा ने शर्मिला से बात की। शर्मिला एक बार में ही मान गई थी, कोई सवाल जवाब नहीं किया था। बहुत जगह ये इन्फॉर्मेशन भी है कि शक्ति सामंत पहले आशा पारेख को साइन करना चाहते थे। उन्हें नासिर हुसैन की फिल्म बहारों के सपने में राजेश खन्ना और आशा पारेख की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी थी। कहा जाता है कि आशा पारेख ने इसलिए इनकार किया था क्योंकि वो कहानी के दूसरे हिस्से में मां का रोल नहीं करना चाहती थीं। ये भी कहा जाता है कि शर्मिला टैगोर ने भी पहले इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। इसी कारण उनका कहना था कि कहानी के ज्यादा हिस्से में मैं मां बनी हूँ। उस समय उनकी इमेज अलग थी।
एन इवनिंग इन पेरिस में शर्मिला टैगोर के ग्लैमरस लुक की बहुत चर्चा हुई थी। इस फिल्म के अलावा वो मैगजीन के कवर पेज पर भी बिकनी में नजर आई थीं। शहर में उनके इस तरह के पोस्टर्स लगे हुए थे। फिर भी शक्ति दा ने किसी तरह शर्मिला को तैयार कर लिया। शक्ति सामंत ने ही शर्मिला को हिंदी फिल्मों में ब्रेक दिया था। शर्मिला के साथ लगातार 3 फिल्में बनाई थीं, कश्मीर की कली, सावन की घटा, एन इवनिंग इन पेरिस। शक्ति सामंत की पिछली फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस के संगीतकार थे शंकर जयकिशन। उस फिल्म के गाने बहुत हिट थे, आज तक हैं। शक्ति दा चाहते थे कि इस फिल्म के संगीतकार भी शंकर जयकिशन ही हो, पर शंकर जयकिशन ने बहुत ज्यादा पैसे मांगे। उसके बाद शक्ति सामंत एस.डी. बर्मन के पास गए। एस.डी. बर्मन ने शक्ति दा की 2 फिल्मों का संगीत तैयार किया था। 1959 की इंसान जाग उठा, 1962 की नॉटी बॉय। बर्मन दा ने शक्ति दा से कहा कि पिछली बार मैंने 75,000 रुपए लिए थे, इस बार ज्यादा लूंगा। बर्मन दा इतने सिंपल इंसान थे कि अपने मन में ये सोचकर बैठे थे कि इस बार मैं 80,000 मांगूंगा, पर शक्ति दा ने अपनी तरफ से कह दिया, बर्मन दा इस बार मैं आपको 1 लाख दूंगा। बर्मन दा हैरान हो गए और कहा, 1 लाख? अब देखना तुम्हारी फिल्म के लिए मैं कैसा म्यूजिक बनाता हूँ। बर्मन दा पैसे में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते थे, उन्हें फिल्म की कहानी अच्छी लगनी चाहिए। सचिन भौमिक ने बताया था कि मैंने बर्मन दा को कहानी सुनाई, उन्हें कहानी पसंद आई। बर्मन दा ने पूछा, फिल्म का नाम क्या है? शक्ति सामंत ने बताया, सुबह प्यार की। बर्मन दा ने कहा, चोलबेना, मतलब ये नहीं चलेगा, टाइटल चेंज करना होगा। फिल्मों के एक फेमस पब्लिसिटी डिजाइनर थे चंद्र मोहन गुप्ता। उनका फेमस नाम था सी मोहन। एन इवनिंग इन पेरिस का पोस्टर भी उन्होंने डिजाइन किया था। जूल थीफ के पब्लिसिटी डिजाइनर भी वही थे। अक्टूबर 1967 जूल थीफ का काम आखिरी स्टेज पर था जब सी मोहन ने खुद फिल्म निर्माता बनने का फैसला किया। एस.डी. बर्मन से मुलाकात होने के कुछ दिन बाद शक्ति सामंत की सी मोहन से मुलाकात हुई। शक्ति दा ने बताया कि मैं जो फिल्म शुरू कर रहा हूं उसका टाइटल अभी फाइनल नहीं हुआ है। साथ ही ये पूछा कि तुम जो फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे थे उसकी बात कहां तक पहुंची। सी मोहन ने कहा, अभी बहुत कुछ बाकी है। शक्ति दा ने पूछा, तुम्हारी फिल्म का टाइटल क्या है? सी मोहन ने कहा, आराधना। शक्ति दा को टाइटल इतना अच्छा लगा कि उन्होंने सी मोहन से कह दिया कि ये टाइटल मुझे दे दो, ये मेरी कहानी को सूट करता है। वो टाइटल सी मोहन के नाम से रजिस्टर्ड था, इसलिए फाइनली शक्ति सामंत ने वो टाइटल सी मोहन से खरीद लिया। ये भी कहा जाता है कि इस फिल्म का टाइटल वंदना भी सोचा गया था, जो कहानी में शर्मिला का नाम था, पर अब फिल्म का टाइटल फाइनल हो गया था, आराधना। आराधना के भी पब्लिसिटी डिजाइनर सी मोहन ही थे। उन्होंने आराधना के डी और एच के टॉप को एक कमल के फूल की शेप दे दी और टाइटल में एक अलग ही अट्रैक्शन पैदा कर दी। आराधना में पहले राजेश खन्ना काम करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म थी, पर राजेश खन्ना का कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए उन्हें फिल्म करनी ही थी। राजेश खन्ना का दूसरा एतराज ये था कि फिल्म में उनका रोल इंटरवल से पहले ही था। इंटरवल के बाद उनके बेटे का रोल किसी और कलाकार ने करना था। राजेश खन्ना और शर्मिला के बेटे का रोल निभाने के लिए अभी कोई कलाकार फाइनल नहीं हुआ था, पर उस कलाकार की जोड़ी जिस लड़की के साथ बनाई जाएगी उस रोल के लिए फरीदा जलाल को फाइनल कर लिया गया। 1965 के फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट के 2 विनर्स थे, मेल कैंडिडेट राजेश खन्ना, फीमेल फरीदा जलाल। आराधना फरीदा जलाल की पहली फिल्म नहीं थी। वो राजश्री की 1967 में आई फिल्म तकदीर में काम कर चुकी थीं। 1968 की बहारों की मंजिल में भी काम कर चुकी थीं। आखिरी समय पर आराधना की कहानी क्यों चेंज करनी पड़ी, इस बारे में कई बातें हैं जो शक्ति सामंत ने बताया, वो आपके साथ शेयर करते हैं। शक्ति दा ने बताया था कि मैं फेमस स्टूडियो में राइटर्स गुलशन नंदा और मधुसूदन कालेलकर के साथ बैठा था। वहां निर्माता सुरेंद्र कपूर आए। आप सब जानते होंगे कि सुरेंद्र कपूर बोनी कपूर, अनिल कपूर और संजय कपूर के पिता थे। शक्ति दा ने बताया था कि उन दिनों सुरेंद्र कपूर ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी जिसकी आखिरी 3-4 रील्स देखने के लिए वो आए थे। हमसे अगला दरवाजा प्रोजेक्शन थिएटर का था। उन्होंने हमसे भी कहा कि आप लोग भी मेरी फिल्म देखो। हम सब सुरेंद्र कपूर की फिल्म एक श्रीमान एक श्रीमती की आखिरी रील्स देखने लगे। वो देखने के बाद मैंने अपना माथा पकड़ लिया। फिल्म का आखिरी हिस्सा बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेरी फिल्म आराधना के लिए लिखा गया था। आपको ये भी बता दें कि सुरेंद्र कपूर की फिल्म एक श्रीमान एक श्रीमती के स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटर भी सचिन भौमिक ही थे। शक्ति दा ने बताया कि मैं परेशान हो गया। मेरी फिल्म आराधना के सेट्स तैयार हो रहे थे। अब मुझे लग रहा था मैं ये फिल्म क्यों बना रहा हूँ।
मेरे मन में आया कि मैं ये फिल्म स्क्रैप कर दूं। मैंने गुलशन नंदा से कहा कि मेरी मदद कीजिए। कार में वहां से घर लौटते समय गुलशन नंदा ने मुझे एक कहानी सुनाई जो मुझे बहुत पसंद आई। गुलशन जी ने बताया कि ये कहानी मैं पहले ही गफ्फार भाई को सुना चुका हूँ, गफ्फार नडियाड वाला। मैंने गुलशन जी से कहा कि मैं गफ्फार भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कहानी पर मुझे फिल्म बनाने दें, वो मान जाएंगे। बाद में ऐसा ही हुआ था। गुलशन नंदा की इस कहानी पर बाद में जो फिल्म बनी थी उसका नाम था कटी पतंग। फिलहाल जो पोजीशन थी वो ये थी कि आराधना बंद करने की नौबत थी। फिर गुलशन नंदा ने ही इसका हल निकाला। गुलशन नंदा ने आराधना की सारी कहानी सुनकर शक्ति सामंत से कहा कि आपको अपनी कहानी का सेकंड हाफ चेंज करना होगा। साथ ही एक काम और कीजिए, जो हीरो इंटरवल से पहले मर जाता है उसका डबल रोल कर दीजिए, यानी इंटरवल के बाद उसका बेटा बनकर जो हीरो पर्दे पर आएगा उसकी शक्ल वही होनी चाहिए जो पहले हीरो की थी। अब इस हिसाब से कहानी में बदलाव किए गए। राजेश खन्ना का डबल रोल हो गया, बाप का रोल फिर बेटे का रोल। शक्ति सामंत के बेटे आशीम सामंत ने बताया था कि एक ही शाम कुछ घंटों के फासले में असल में 2 यादगार फिल्मों की नींव रखी गई, कटी पतंग की और आराधना की स्क्रिप्ट चेंज करने के बाद इसके फाइनल वर्जन की। आराधना का मुहूर्त 1 जून 1968 फेमस स्टूडियो में हुआ था। उसके बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म के बाकी एक्टर्स थे अशोक कुमार, सुजीत कुमार, पहाड़ी सान्याल, अनीता गुहा, अभि भट्टाचार्य, मनमोहन, मदनपुरी, असित सेन और भी कई कलाकार थे। मेन क्रेडिट्स थे स्टोरी स्क्रीन प्ले सचिन भौमिक, डायलॉग्स रमेश पंत, फोटोग्राफी अलोक दास गुप्ता, एडिटर गोविंद दलवाड़ी, आर्ट डायरेक्टर शांति दास, डांस डायरेक्टर सूर्य कुमार, गीतकार आनंद बख्शी, एसोसिएट म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन, म्यूजिक डायरेक्टर एस डी बर्मन, निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत। कैमरा नहीं है मेरे पास, वरना एक गजब का फोटोग्राफ मिल जाता। मुझे माफ कर दीजिएगा। जब तक मैं नहीं आता हूँ इसी से प्यार कर लेना। हमारी शादी की तस्वीरें और उनका प्लेन क्रैश हो गया। मैं माँ बनने वाली हूँ। वंदना, आपने जिस बच्चे को गोद लिया है वो मुझे चाहिए, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। कब तक जिद करोगी तुम? ये खून मैंने किया है। जब 20 साल तक आपने जेल को अपना घर बनाया, तो अब यकीनन आप अपने घर को भी जेल बनाना चाहेंगे। ये वंदना जी हैं, मैंने बहन बनाकर यहाँ लाया। देखिए, वो रहा सूरज। आपको पहले मैंने कहीं देखा है। सूरज का प्लेन अभी तक वापस नहीं लौटा। अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। अजी आपके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर के तो गया था, इसे तो वापस जिंदा लौटा। व्हाट डू यू से? सूरज तुम्हारा बेटा है, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे भाई का खून क्यों हुआ और किसके हाथों हुआ। प्रिय बहन वंदना, यहाँ माँ। सूरज तुम्हें बुला रहा है। मुझे? हाँ माँ, आपके बेटे को मेडल पहनाइए आप। आज मैं सारी दुनिया के सामने सर उठा के कह सकता हूँ, न जाने कितने जन्म लेने के बाद तुम जैसी देवी का बेटा बन सका। जो टैलेंट कॉन्टेस्ट राजेश खन्ना ने जीता था उसके एक पैनलिस्ट सुभाष घई भी थे। सुभाष घई भी राजश्री की फिल्म तकदीर में एज एन एक्टर काम कर चुके थे। आराधना में भी उन्हें एक छोटा सा रोल दे दिया गया। सूरज का किरदार निभा रहे राजेश खन्ना के दोस्त प्रकाश का रोल। फिल्म के एक सीन में सुभाष घई को जीप चलानी थी। शक्ति सामंत ने एक्शन बोला, सुभाष घई ने जीप चलाई और टक्कर मार दी, क्योंकि सुभाष घई को ड्राइविंग नहीं आती थी। सुभाष जी ने बताया था कि जब मैं हीरो फिल्म की शूटिंग कर रहा था तब मैंने ऐसा ही एक सीन जैकी श्रॉफ को दिया। जब जैकी ड्राइव करने लगा तब मुझे अपनी बात याद आई। मैंने जैकी से पूछा कि तुम्हें ड्राइविंग आती है? जैकी ने कहा, हाँ मैं ड्राइविंग जानता हूँ। जिन दिनों आराधना का गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू दार्जिलिंग में शूट होना था,
उन दिनों शर्मिला टैगोर सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म अरण्यर दिन रात्रि के लिए शूट कर रही थीं, इसलिए शर्मिला वहां नहीं पहुंच पाईं। शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना और सुजीत कुमार के साथ गाना शूट कर लिया। शर्मिला का पोर्शन बाद में स्टूडियो में सेट लगाकर शूट किया गया। शूटिंग और एडिटिंग इस हिसाब से की गई कि आम आदमी को गाना देखते समय इस बात का पता नहीं चलता था। अब तो ये बात सबको मालूम है। अब ये बात भी सबको मालूम है कि रूप तेरा मस्ताना गाना एक शॉट में फिल्माया गया था। शर्मिला जी ने बताया था कि ये सिर्फ क्रिएटिविटी की बात नहीं थी। ये फैसला शक्तिदा ने इसलिए लिया था क्योंकि राजेश खन्ना की डेट्स का मसला था। जिस दिन ये गाना शूट होना था, राजेश खन्ना को जल्दी वहां से कहीं जाना था, इसलिए शक्तिदा ने ये सोचा कि गाना एक ही शॉट में फिल्माया जाएगा। इसके लिए हम सब ने बहुत रिहर्सल्स की थी। अब बात करते हैं आराधना के बहुत इंपॉर्टेंट पहलू की, जिसकी वजह से फिल्म आज भी याद की जाती है। बात करते हैं इसके सदाबहार सुपरहिट म्यूजिक की। फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत ने विविध भारती के साथ बात करते हुए ये बताया था कि राजेश खन्ना के लिए बर्मंदा रफी साहब से गवाना चाहते थे। उन दिनों रफी साहब वर्ल्ड टूर पर थे। मुझे गाना जल्दी चाहिए था। रफी साहब का इंतजार नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने बर्मंदा से कहा कि आपने किशोर कुमार से इतने गाने गवाए हैं, राजेश खन्ना के लिए अभी कोई आवाज इस्टेब्लिश नहीं हुई है, क्यों ना राजेश खन्ना के लिए किशोर कुमार से गाने गवाए जाएं। वो गाना वो चाहते थे कि रफी साहब से लें, मगर रफी उस वक्त वर्ल्ड टूर में निकले हुए थे और 2 महीने तक हिंदुस्तान वापस आने वाले नहीं थे। तो मैंने दादा से रिक्वेस्ट किया, दादा किशोर ने आपके लिए इतने गाने गाए हैं अलग अलग पिक्चरों में देवानंद के साथ, और ये राजेश खन्ना भी नया आर्टिस्ट है, इसलिए उसकी कोई वॉइस एस्टेब्लिश तो है नहीं, क्यों नहीं हम किशोर को लेकर ट्राई करें। बोला अच्छा ठीक है, किशोर को बुलाते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जिसे क्लिक करके आप शक्ति सामंत की वो इंटरव्यू सुन सकते हैं। शक्तिदा ने जब किशोर दा को बताया कि आपने इंडस्ट्री में रिसेंटली आए एक नए एक्टर के लिए गाना गाना है, तो किशोर कुमार ने कहा उस एक्टर को मेरे घर भेजो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। राजेश खन्ना ने बताया था कि जब मैं किशोर दा से मिलने गया तब आधा घंटा तक मुझसे बातचीत की, पानी भी नहीं पूछा। आधा घंटा गुजर जाने के बाद पूछा चाय पियोगे। असल में किशोर दा मुझे अच्छे से जानना चाहते थे, मेरा बातचीत करने का अंदाज, मेरे हाव भाव, ये सब देखना चाहते थे। इसलिए जब किशोर दा ने राजेश खन्ना के लिए गाना शुरू किया तो आगे चल के ये कॉम्बिनेशन बेमिसाल बन गया। इस बात से ये साबित होता है कि राजेश खन्ना के लिए आराधना के गानों में किशोर कुमार की आवाज शुरू से ही फाइनल कर ली गई थी। बहुत जगह ये बात की जाती है कि एस.डी. बर्मन की तबीयत खराब हो जाने के बाद पूरे गाने वो खुद रिकॉर्ड नहीं कर सके थे, उनकी जगह बाकी गाने उनके बेटे आर.डी. बर्मन ने रिकॉर्ड किए थे। ये भी कहा जाता है कि बर्मंदा रफी साहब से सारे गाने गवाना चाहते थे। 2 गाने रिकॉर्ड कर चुके थे, पर आर.डी. बर्मन ने बाकी गाने किशोर दा से गवाए। इस बात को और ठीक से जान लेते हैं। बख्शी साहब के बेटे राकेश आनंद बख्शी ने आराधना के उन गानों की रिकॉर्डिंग की तारीखें भी बताई हैं, जिन गानों में रफी साहब की और किशोर दा की आवाज है। 17 जून 1968 किशोर दा का गाया गाना रूप तेरा मस्ताना रिकॉर्ड हुआ। रूप तेरा मस्ताना भूल कोई हमसे ना हो जाए। 30 जुलाई 1968 किशोर दा और लता जी की आवाज में गाना रिकॉर्ड हुआ। कोरा कागज था ये मन मेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। 28 अगस्त 1968 किशोर दा की आवाज में गाना रिकॉर्ड हुआ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। 11 अक्टूबर 1968 रफी साहब और आशा जी की आवाज में गाना रिकॉर्ड हुआ गुनगुना रहे हैं भंवरे। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली। 5 फरवरी 1969 रफी साहब और लता जी की आवाज में गाना रिकॉर्ड हुआ बागों में बहार है। तुमको मुझसे प्यार है, बागों में बहार है। गानों के बारे में बताई गई इन सब बातों से ये साबित हो जाता है कि किशोर दा आराधना के 3 गाने रिकॉर्ड कर चुके थे। उसके बाद रफी साहब ने आराधना के लिए 2 गाने रिकॉर्ड किए। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था कि रफी साहब को रिप्लेस करके किशोर दा से फिल्म के गाने गवाए गए। राजेश खन्ना के लिए आराधना में शुरू से ही किशोर दा की आवाज रखी गई थी। रफी साहब से जो 2 गाने गवाए गए थे उनके बारे में ये कहा जाता है कि शुरू में बर्मन दा ने उनकी धुनें
इसी हिसाब से बनाई थीं कि उन्हें रफी साहब ही गाएंगे। जब धुनें बनाई गई थीं तब ये फाइनल नहीं हुआ था कि राजेश खन्ना का डबल रोल होगा। रफी साहब के गाए दोनों गाने किसी दूसरे कलाकार पर फिल्माए जाने थे जिसने राजेश खन्ना के बेटे का रोल करना था। यानी इंटरवल से पहले के गानों में राजेश खन्ना के लिए किशोर कुमार की आवाज, इंटरवल के बाद के गानों में दूसरे हीरो के लिए रफी साहब की आवाज होनी थी। बागों में बहार है दूसरे हिस्से में रखा गया, गुनगुना रहे हैं भंवरे स्क्रीन प्ले के हिसाब से पहले हिस्से में ही फिट कर दिया गया। आपको साथ ही ये भी बता दें कि इस एपिसोड में दी जा रही मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, खास करके फिल्म के म्यूजिक से जुड़ी इन्फॉर्मेशन, अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी और बालाजी विट्टल की लिखी बुक एस.डी. बर्मन द प्रिंस म्यूजिशियन से ली गई है। किशोरदा के बेटे अमित कुमार ने बहुत बार टीवी शोज में बताया है कि रूप तेरा मस्ताना इस गाने की धुन पहले अलग थी। किशोरदा ने बर्मन दा को उनके ही एक बहुत पुराने बंगाली गाने की धुन याद दिलाई थी जो बाद में फाइनल की गई। आर.डी. बर्मन अपने पिता को असिस्ट भी कर रहे थे। म्यूजिक अरेंज करने का काम भी आर.डी. बर्मन अपनी टीम के साथ मिलकर करते थे। बर्मन दा का काम सिर्फ धुन तैयार करना था, बाकी सारा काम आर.डी. बर्मन और टीम करती थी। पर ऐसा नहीं था कि बर्मन दा की मर्जी के बिना कुछ भी हो पाए, आखिरी फैसला उन्हीं का होता था। गिटारिस्ट भानु गुप्ता ने बताया था कि बर्मन दा पहले इस गाने की धुन थोड़ी फोक स्टाइल में बना रहे थे, पर आर.डी. बर्मन सेटिस्फाइड नहीं थे। पंचम के दोस्त बादल भट्टाचार्य ने बताया था कि आर.डी. बर्मन डायरेक्टली अपने पिता से कुछ नहीं कह सकते थे, इसलिए उन्होंने किशोर कुमार के जरिए अपनी बात अपने पिता तक पहुंचाई। किशोरदा ने आर.डी. बर्मन के कहने पर बर्मन दा को उनके पुराने गाने की धुन याद दिलाई थी। बर्मन दा को किशोर कुमार की बात अच्छी लगी, इसलिए फाइनली गाने की धुन ये बनी। रूप तेरा मस्ताना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। इस गाने के लिए किशोर कुमार को बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, इस गाने में भानु गुप्ता ने जो गिटार का रिदम पैटर्न सेट किया था वो एक गिटारिस्ट से बजाया नहीं जा रहा था, इसलिए एस.डी. बर्मन ने गाने की रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी। शक्ति सामंत की तरफ से प्रेशर बन रहा था क्योंकि वो लोग दार्जिलिंग में थे, गाना पहुंचने की वेट कर रहे थे, गाना शूट करना था। तब आर.डी. बर्मन ने कहा था कि मैं इसकी जगह माउथ ऑर्गन बजाता हूँ। गाना तो सुपरहिट बना ही, इसका हर म्यूजिक पीस आज तक उतना ही पॉपुलर है। लगभग हर संगीत प्रेमी को इस गाने का हर म्यूजिक पीस याद है। फिल्म में एक लता जी सोलो था जो आज भी माँ की तरफ से अपने बच्चे के लिए गाए गानों की लिस्ट में टॉप पर आता है। चंदा है तू, चंदा है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। बर्मन दा ने अपने जादुई अंदाज में एक गाना गाया जो बैकग्राउंड सॉन्ग था, टाइटल सॉन्ग था, सफल होगी तेरी आराधना। काहे को रोए, सफल होगी तेरी आराधना। बर्मन दा ने गाने में जितनी बार भी आराधना शब्द गाया है कमाल ही गाया है। इस गाने के लिए बर्मन दा को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर नेशनल अवार्ड मिला था। काहे को रोए, सफल होगी तेरी आराधना। इस गाने की रिकॉर्डिंग के समय बर्मन दा ने 11 म्यूजिशियंस की टीम प्लान की थी, पर आर.डी. बर्मन ने 12 अरेंज कर लिए। बर्मन दा अपनी रिकॉर्डिंग के लिए बहुत स्पेसिफिक होते थे, उन्हें 11 म्यूजिशियंस ही चाहिए थे। बर्मन दा ने 12वें म्यूजिशियंस को पैसे दिए और भेज दिया, बाकी 11 के साथ रिकॉर्डिंग की। सफल होगी तेरी आराधना। आराधना की म्यूजिक एल्बम 1970 के दशक के शुरू में HMV की तरफ से पहली गोल्डन डिस्क एल्बम थी, यानी इसके म्यूजिक की 5 लाख से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी थीं। 24 अक्टूबर 1969 फिल्म की रिलीज प्लान की गई। फिल्म इस दिन रिलीज नहीं हो पाई। फिल्म नवंबर के महीने में रिलीज हुई। कलकत्ता में आराधना जनवरी 1970 में रिलीज हुई थी। दिल्ली में एक प्रीमियर के दौरान राजेश खन्ना भी वहां थे। फिल्म के शुरू होने से पहले उन्हें किसी ने इम्पोर्टेंस नहीं दी, पर फिल्म खत्म होते ही सब राजेश खन्ना के इर्द गिर्द हो गए थे। आराधना शक्ति सामंत के साथ राजेश खन्ना की पहली फिल्म थी, जिसके बाद उनकी जोड़ी ने कई सफल और यादगार फिल्में दी हैं जो आप सब जानते हैं। आराधना राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की भी साथ में पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में साथ काम किया। आराधना राजेश खन्ना और किशोर कुमार की कॉम्बिनेशन की भी पहली फिल्म थी। आगे चल के इस जोड़ी ने कैसे यादगार गाने दिए वो भी आप सब जानते हैं। राजेश खन्ना को आराधना ने स्टार बनाया, साथ ही किशोरदा को भी स्टार सिंगर बना दिया था। इसके बाद किशोरदा के सिंगिंग करियर को वो पहचान मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। आराधना पहली हिंदी फिल्म थी जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज में भी लगातार 100 दिन से ज्यादा तक चली।
जैसे उत्तर पूर्वी स्टेट्स, दक्षिण भारतीय स्टेट्स। आराधना भारत के ज्यादा इलाकों में प्लेटिनम जुबली हिट थी। प्लेटिनम जुबली मतलब किसी फिल्म का सिनेमा घर में लगातार 75 हफ्ते तक लगे रहना। शर्मिला टैगोर को आराधना के लिए बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। जब वो अवार्ड लेने स्टेज पर गई थीं तब वो मां बनने वाली थीं। सैफ अली खान का जन्म होना था। आराधना को बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, जो निर्माता शक्ति सामंत के हिस्से आया। आराधना की रिलीज डेट 7 नवंबर 1969 बताई जाती है। इसके बजट की कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसकी नेट कलेक्शन बताई जाती है 3.5 करोड़। फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। 1969 की टॉप फिल्म थी। ये कहने की जरूरत ही नहीं कि फिल्म बहुत अच्छी थी। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत इंगेजिंग था। शानदार गानों ने और शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक ने फिल्म की एनर्जी मेंटेन करके रखी। हर कलाकार का काम बहुत अच्छा था। टेक्निकली भी फिल्म बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छे कॉस्ट्यूम्स, कलरफुल फ्रेम्स, बहुत अच्छी फोटोग्राफी, एडिटिंग, हर चीज बहुत अच्छी थी। इसलिए फिल्म की रिपीट वैल्यू बहुत ज्यादा रही। फिल्म कभी भी आउटडेटेड नहीं लगी। नाइनटीन 1969 की फिल्म आराधना के बारे में यह खास एपिसोड यही पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।